6 साल पहले जब सुनंदा पहली बार देव से मिली थी तो उसे देव बहुत ही सुलझा हुआ इंसान लगा। देव अपने परिवार के साथ सुनंदा को देखने आया था। देव उसके माँ बाबा की पसंद था और सुनंदा ने भी उसे पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के शुरुआती 2 साल तक सब कुछ सही चलता रहा, पर फिर लाख कोशिशों के बाद भी जब सुनंदा प्रेग्नेंट नहीं हुई तो डॉक्टर से चेकअप करवाने पर उसे पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती। कुछ दिनों तक घर में मातम सा माहौल बना रहा। सुनंदा की सास, जो पहले उसे अपनी बेटी मानती थी, अब उनके हाव भाव बदलने लगे। देव के व्यवहार में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। देव की बहन को जैसे मौका मिल गया था, उसने भी सुनंदा को बातों बातों में ताने मारने शुरू कर दिए थे। उस परिवार में केवल देव के पिता राकेश जी ही थे जो सुनंदा को समझते थे। कुछ महीनों की नाकाम कोशिशों के बाद सुनंदा ने फैसला किया कि वो एक बच्चा गोद लेगी। लेकिन बच्चा गोद लेने की बात सुनते ही घर में हंगामा हो गया। सबने सुनंदा को क्या क्या नहीं कहा। देव ने तो उससे बात करना ही बंद कर दिया। देव की माँ, जो सुनंदा की कभी मां ना बन पाने की खबर से ही देव की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगी थी, अब कुछ रिश्ते भी देखने लगी थीं। इतना ही नहीं, देव की मां ने तो ये तक कह दिया कि सुनंदा को घर में रखने के लिए वो सहमत हैं, लेकिन बच्चा गोद लेने की बात वो किसी भी सूरत में नहीं मान सकती। ना जाने कौन जात पात का, किसका गंदा खून होगा, उन्होंने ताना मारते हुए कहा। देव के भाई ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा, भाभी ना जाने किसका पाप हमारे घर लाना चाहती हैं। रूबी, देव की बहन, ने भी आग में घी डालते हुए कहा, सही तो कह रही है मम्मी। सुनंदा सब कुछ देख और सुन रही थी। देव की माँ ने फिर से कहा, देखो सुनंदा, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दो, वरना दर दर की ठोकरें खाती रहोगी। देव ने भी आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, सुनंदा, अब यह मेरी बात है, तुम्हें माननी ही होगी। सुनंदा बस देखती रह गई। क्या ये वही देव था जिसने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं? जिसने हर हाल में उसका साथ देने का वादा किया था? नहीं, ये उसका देव नहीं हो सकता। तभी देव के पिता राकेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, दोष तेरा नहीं है, दोष तो इन सब की आंखों में है। सुनंदा की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए पूछा, बाबा, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि ये मुझसे बात भी नहीं करना चाहते? राकेश जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटी, दोष तेरा नहीं है। इन सब की आंखें ही तेरी अच्छाई और सच्चाई को नहीं देख पा रही हैं। तू निराश मत हो, तेरे बाबा हमेशा तेरे साथ हैं। सुनते ही सुनंदा बाबा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। सप्ताह भर सुनंदा ने बहुत कोशिश की देव को मनाने की, मगर देव सुनने को तैयार ही नहीं था। रविवार का दिन था, आज देव भी घर पर ही था। सुनंदा किसी काम से सुबह सुबह ही बाहर चली गई थी। जब वह वापस घर आई तो उसने देखा कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। रूबी और उसकी माँ सुमित्रा जी सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थीं। देव बस तमाशा देखे जा रहे थे। सुनंदा समझ गई कि ये लोग कौन थे। देव के रिश्ते के लिए आए थे। देव भी वहीं बैठा था और सामने बैठी लड़की को बार बार चोर नजरों से देख मंद मंद मुस्काए जा रहा था। राकेश जी एक तरफ बैठे खामोशी से सब देख रहे थे। सुनंदा ने अपने मन में उमड़ रहे जज्बातों को संभालते हुए सीधा कमरे का रुख किया। कमरे में पहुंचते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। देर तक वह रोती रही। उसे याद नहीं रहा कि रोते रोते वह फर्श पर ही सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ घंटों पहले का दृश्य याद आया, उसकी आंखें फिर से भीग गईं। वह भारी कदमों से उठकर नहाने चली गई। किसी से बात करने का मन नहीं था, इसलिए नहाकर सीधा कमरे में आकर खिड़की के पास बैठ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, कैसे संभाले खुद को। उसकी जिंदगी की तो खुशियों का सूरज आज डूब गया था। सारी उम्मीदें, सारे सपने सब खत्म हो चुका था। उसके आंसू लगातार उसके चेहरे को भिगो रहे थे।
तभी दरवाजा खुला। बाबूजी कमरे में आए। उन्होंने सुनंदा के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरा और रौंदे गले से बोले, हिम्मत रखो बिटिया। सुनंदा ने कहा, बाबा अगर मैं मम्मी पापा के पास गई तो भी कितने दिन वो मुझे संभालेंगे। आखिरकार बेटियां कंधों का बोझ बन ही जाती हैं उम्र भर। अगर माँ बाप को उन्हें संभालना पड़े तो। कहते कहते सुनंदा की आंख से कुछ आंसू लुढ़ककर उसके गालों को भिगो गए। राकेश जी खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। सुनंदा ने फिर कहा, वैसे भी बाबा, बेटी शादी के बाद मायके लौट आए तो इससे बड़ा कलंक माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है। कि उनकी बेटी अपना घर संभालने में नाकाम रही, वो उनके संस्कारों का मान नहीं रख पाई। कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। राकेश जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तेरा जो भी फैसला होगा, मैं तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची। फिर वह अपने कमरे में चले गए। कुछ दिनों बाद सुनंदा और देव का कमरा भी अलग हो गया। आज सुबह जब सुनंदा कमरे से बाहर आई तो देखा कि घर में सगाई की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। सुनंदा किसी की तरफ ध्यान दिए बिना ही रसोई की तरफ बढ़ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी देव रसोई में आया। सुनंदा चाय लेकर जाने लगी। वह किसी भी तरह उसके सामने पड़ना नहीं चाहती थी, मगर देव ने उसके हाथ में पकड़े चाय के कप को देखते हुए कहा, बस अकेले अपने लिए ही चाय बनाई थी। सुनंदा ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, मैंने सोचा सब पी चुके होंगे। तभी देव फिर से बोल पड़ा, मानता हूँ हमारे बीच अब। बीच में ही सुनंदा बोल पड़ी, मेरी चाय ठंडी हो रही है। अब देव ने बात पूरी होने से पहले ही उसके हाथ से चाय का कप ले लिया और वापस पतीले में डालते हुए बोला, मैं अभी गर्म कर देता हूँ। सुनंदा को कुछ हैरानी हुई। एक पल को उसके मन में ख्याल आया कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है, मगर अगले ही पल उसकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए देव बोला, प्लीज क्या तुम आज सुनीता और उसके परिवार के लिए अपने वो गोभी पनीर वाले स्पेशल पकौड़े बना दोगी। आज सगाई में होने वाली रस्मों को लेकर डिस्कशन करते वक्त बातों ही बातों में कल रात मैंने ही उसे बोल दिया था, तो प्लीज क्या तुम। देव ने बात अधूरी छोड़ते हुए उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। सुनंदा ने अपने जज्बात को छिपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, हाँ। सुनते ही देव ने खुशी से उसके हाथों को पकड़कर उसे थैंक यू बोला और चला गया। चाय अब तक उबल उबल कर पतीले के पेंदे से कभी ना जुदा होने वाले आशिक की तरह जा चिपकी थी। सुनंदा ने पतीले में पानी डालकर छोड़ दिया और दूसरे पतीले में चाय बनाई। फिर सीधा कमरे में चली आई। कमरे में आकर उसके आंसू छलक गए और बिस्तर पर बैठते हुए वह अपनी ही सोच पर मुस्कुरा दी। इतने दिन में देव को वह इतना तो अच्छे से जान चुकी थी कि वो बिना अपने मतलब के कुछ कर ही नहीं सकता। फिर उसने उससे उम्मीद की ही कैसे। देव जिस तरीके से बात कर रहा था, लगा ही नहीं कि उनके बीच कभी कोई रिश्ता था भी। इतना सब होने के बाद अब इससे आगे कुछ भी देख पाना सुनंदा की बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपना मन पक्का किया और अपना सामान सूटकेस में जमाने लगी। कपड़े जमाते वक्त उसकी शादी का जोड़ा देखकर उसके हाथ कुछ पल वहीं ठहर गए। फिर उसने वह जोड़ा उठाया और कुछ तस्वीरों के साथ कमरे के एक कोने में रखकर जला दिया। सगाई में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, बस बेहद खास 9-10 लोग ही थे। सुनंदा कमरे से बाहर आई तो दरवाजे पर ही राकेश जी खड़े थे। सुनंदा ने नजरें झुकाए हुए कहा, बाबा, मैंने सोच लिया है कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। राकेश जी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, शाबाश मेरी बच्ची, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। सुनंदा और राकेश जी ने अपना अपना सामान लिया और बिना किसी से कुछ बोले घर से बाहर आ गए। सगाई के लिए की गई साज सज्जा के पर्दों के कारण किसी की भी नज़र उन पर नहीं गई। बाहर आकर सुनंदा ने एक बार पलटकर पूरा घर देखा और कहा, चलिए बाबा, और दोनों वहां से चल पड़े। गली से गुजरते वक्त मोहल्ले की कुछ औरतें खुसर फुसर करने लगीं। कमला ताई बोली, सरोज देख तो, सुनंदा ही है ना, वो सुमित्रा की बहू। बेचारी बांझ है, आज पति दूसरी सगाई कर रहा है, अपनी आंखों से देख नहीं पाएगी शायद, इसीलिए राकेश भाई साहब इसे मायके छोड़ने जा रहे होंगे। भगवान किसी को बांझ बहू न दे।
ये सब सुनकर सुनंदा के कदम जैसे वहीं जम गए। आंखों से आंसू एक बार फिर बह निकले। बाबूजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुनंदा बेटा, चल यहाँ से। लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, ध्यान मत दे इन सब बातों पर। बाबूजी के साथ सुनंदा बस स्टैंड पर बैठी थी। बाबा को समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, और सुनंदा को शून्य भाव में देखते हुए बोले, परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरा बाबा है ना तेरे साथ। बाबूजी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बस में बैठकर दोनों शहर के दूसरे छोर पर आ गए थे, और अचानक राकेश जी के दिमाग में कुछ आया। फिर सुनंदा और बाबूजी एक घर के सामने खड़े थे। बाबूजी ने बेल बजाई तो एक 8-9 साल की बच्ची ने दरवाजा खोला। बाबूजी ने उसके सामने थोड़ा झुककर गाल पर हल्की थपकी देते हुए पूछा, गुड़िया, आपके दादाजी कहाँ हैं? बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से ऊपर की ओर इशारा किया। राकेश जी भी ऊपर देखने लगे। तभी बच्ची ने धीरे से कहा, ऊपर, भगवान के पास गए हैं। सुनंदा बस चुपचाप खड़ी थी, पर हैरानी से राकेश जी ने पूछा, कब? तभी अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन है? तासी। मम्मा, ये अंकल दादू के बारे में पूछ रहे हैं, बच्ची ने वहीं खड़े खड़े जवाब दिया। इस पर एक 30-32 साल की औरत रसोई से हाथ में कलछी लिए बाहर आई। सिंपल सी साड़ी, बालों की ढीली सी चोटी, हल्का सा मेकअप और हाथों में कड़े, बेहद ही साधारण, मगर फिर भी वो औरत बहुत खूबसूरत लग रही थी। राकेश जी को देखते ही वह बोली, अरे चाचा जी आप। उसने जल्दी से सिर पर पल्लू लिया और पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। राकेश जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बहू, ये कैसे हुआ? क्या हुआ, चाचा जी? उस औरत ने हैरानी से पूछा। विवेक नहीं रहा। ये कहते कहते राकेश जी की आवाज लड़खड़ा गई। चाचा जी, आप अंदर आइए। पहले राकेश जी के पीछे पीछे सुनंदा भी अंदर आ गई। सुनंदा ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उस औरत ने सुनंदा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये सुनंदा है ना? चाचा जी ने कहा, हाँ बेटा। राकेश जी के बोलने से पहले ही वो औरत, जिसका नाम निधि था, बोल पड़ी, इस बदमाश ने कहा होगा आपको कि दादू ऊपर भगवान के पास गए हैं। निधि ने तासी को हल्की चपत लगाते हुए कहा, दरअसल बाबूजी ऊपर छत पर रामचंद्र अंकल के पास धूप में कॉफी पीने गए हैं और ये लड़की हर किसी को डरा देती है। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, तासी बेटा, दादाजी और चाची जी को नमस्ते करो। तासी ने दोनों को नमस्ते कहा और सुनंदा के पास जाकर बैठ गई। ये देख दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में डरा दिया बिटिया ने तो, राकेश जी ने कहा। इतने में दीपक जी भी आ गए। दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिल हालचाल पूछने लगे। सुनंदा ने भी आगे बढ़कर उनके पैर छुए। दीपक जी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, खुश रहो। बहुत बहादुर हो तुम, सच में। किसी बात की फिक्र मत करना। शाम को दीपक जी का बेटा रवि भी आ गया। आज खाना सबका एक जगह ही बना था, और सब सुनंदा ने बनाया था। सब सुनंदा के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे, पर सुनंदा सबसे बेखबर अपनी ही सोच में कहीं गुम थी। उसके चेहरे पर कुछ मायूसी भी थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब कैसे और क्या करना है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। राकेश जी ने घर से निकलने से पहले ही अपने मित्र दीपक को सब कुछ बता दिया था, इसलिए उन्होंने घर का ऊपर वाला पोर्शन साफ करा दिया था। सुनंदा और बाबूजी भी ऊपर कमरे में आ चुके थे। सुनंदा ने अपना बिस्तर जमीन में लगा लिया था और बाबूजी बेड पर लेट गए। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। राकेश जी ने सुनंदा से कहा, बेटा, तुमने बीए कर रखा है। अब तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि जब शादी तय हो रही थी, तो तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और तुम एक टीचर बनना चाहती हो। लेकिन बाबा, पढ़ाई छोड़े तो कई साल बीत गए, सुनंदा ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम फिर से शुरू करो। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। लेकिन बाबा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, पैसे की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो। मैं कहीं ना कहीं से कमा लूंगा। लेकिन अब तुम्हें टीचर बनना ही होगा, हर हाल में। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। और फिर दोनों सो गए।
सुनंदा और निधि दोनों मिलकर घर का काम कर लिया करती थीं और दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। राकेश जी ने बाहर जाकर एक दुकान पर अपने लिए काम ढूंढ लिया। राकेश जी के अकाउंट में थोड़े से रुपए पहले से ही थे, इसीलिए उन्होंने सुनंदा को बीएड में एडमिशन दिलवा दिया था। इधर सुनंदा ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और वह बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उसने अपनी पढ़ाई का प्रॉपर शेड्यूल बना रखा था। उधर राकेश जी भी दुकान पर अपनी नौकरी से खुश थे, क्योंकि उन्हें वहां पर एक अच्छा दोस्त मिल गया था और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। सुनंदा जब अपने ससुर राकेश जी को काम पर जाते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था कि इस उम्र में भी उसके ससुर जी को काम करना पड़ रहा है। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह और भी ज़्यादा मेहनत कर रही थी। उसकी मेहनत रंग लाई। निधि ने भी सुनंदा का पूरा साथ दिया। वो अब उससे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी, उसके खाने पीने का भी वह खुद ही ध्यान रखती थी, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह। इस तरह से सुनंदा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सुनंदा को बेसब्री से इंतजार था। उसका शिक्षक के पद पर चयन हो गया और आज उसकी और बाबूजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसने वह कर दिखाया था जिसकी उम्मीद उसने शादी के बाद छोड़ दी थी। ये सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ उसके ससुर जी की वजह से। सुनंदा के ससुराल वालों को जब पता चला कि सुनंदा सरकारी शिक्षिका बन गई है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबूजी ने एक फैसला लिया। उन्होंने सुनंदा से कहा, सुनंदा बेटा, आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को तलाक दे दो और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। सुनंदा मन ही मन सोच रही थी, अगर बाबा ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं एक नौकर की जिंदगी जी रही होती। उस घर में मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। उधर देव ने विवाह तो कर लिया था, लेकिन वह पिता आज तक नहीं बन पाया था। देव की माँ आज भी घर में बच्चों की किलकारियां सुनने को तरस रही थी। सुनंदा ने तलाक के कागज तैयार करवा लिए और फिर देव को भेज दिए। देव के पास उन कागजात पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। अब सुनंदा अपने बाबा के साथ नई जिंदगी जीने के लिए उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी बन गई थी, क्योंकि आज वह बहू के बंधन से आज़ाद हो गई थी। अभी राकेश जी के ऊपर अपनी बेटी की शादी करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सुनंदा के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें एक अच्छा लड़का मिल गया। वह निधि के मामा का लड़का था। लड़के को पता था कि सुनंदा कभी मां नहीं बन सकती, फिर भी उसे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। सुनंदा को विदा करते हुए बाबूजी ने उससे कहा, बेटा, अब मेरा फर्ज तुम्हारे प्रति यहाँ से खत्म होता है। अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने पिता की ज़रूरत है तो बस मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। उनकी बातें सुनकर सुनंदा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। इस तरह सुनंदा अपने ससुराल चली जाती है और राकेश जी अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुनंदा ने अनाथालय से जुड़वा बच्चों को गोद ले लिया। आज वह अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, बस हमें नई शुरुआत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में और आपका दिन शुभ रहे।